अगर जल शांत है तो ऐसा कतई नहीं कि वहां गहराई नहीं है, और यदि कोई राजनीतिक दल शांत है तो ऐसा कतई समझने की भूल मत कीजिए कि वो अपने हथियार डाल चुका है। राजनीति में हथियार कोई नहीं डालता। हाँ, हो सकता है कि हथियार रूपी तलवार कुछ दिनों के लिए म्यान में भले ही डाल दी गई हो। जी हाँ, मैं बिहार में चल रही हलचलों की बात कर रहा हूँ। हलचलें चल रही थी, लेकिन आज उन पर विराम लग ही गया। 11 बजे नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और 5 बजे नवीं बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अब इसमें थूकने या चाटने जैसी बात को आप गंभीरता से मत लीजिएगा। आज जो गठबंधन बना है और इसके बाद आगे क्या होने वाला है, आज के परिवर्तन से बिहार में क्या बदल जाएगा, क्या नया होगा और क्या रह जाएगा पुराना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आगे बढ़ो उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो। बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। भले ही यह फैसला बीजेपी की केंद्रीय इकाई ने बिहार की लोकल इकाई के राय के विरुद्ध जाकर के किया हो। बीजेपी को एक अनुशासित पार्टी माना जाता है, इसलिए उसमें कोई विद्रोह नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि बिहार में बीजेपी ने आत्मघाती कदम उठा लिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज मैं 2024 और 2019 के चुनावी नतीजों और उसमें पार्टियों को मिले वोटों के हिसाब से विश्लेषण करूंगा। बीजेपी हमेशा दूरगामी परिणाम के लिए काम करती है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, यह एक बार अकेले चुनाव लड़ती देख लेती, लेकिन इस बार बीजेपी का मिशन है 400 के पार का। हालांकि मेरा मानना है बीजेपी 400 पार तो नहीं कर सकती है, क्यों कि हमारे यहाँ मुद्दे कुछ भी बनाए जाएं, लेकिन जनता के मुद्दे अलग ही होते हैं। भले वह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी हो, लेकिन जनता इन मुद्दों पर वोट नहीं देती है। सहानुभूति तो बटोरी जा सकती है, लेकिन वोट नहीं मिलते। हाँ, यह हो सकता है कि 80 में बनी बीजेपी 1980 के कांग्रेस के रिकॉर्ड को तोड़े, और तोड़ना क्या, उससे ज्यादा का रिकॉर्ड बना चुके हैं राजीव गांधी, तो श्रीमती गांधी के आगे जा सकती है, यानी 352 सीटों से ऊपर इसको मिल सकता है इस बार। और इसी मिशन के तहत बिहार में जो घटनाक्रम हुआ उसी का हिस्सा कहा जा सकता है। बीजेपी आज नीतीश के साथ सरकार में शामिल हो चुकी है, तो आगे संभावनाएं क्या है। यह राजनीति में नीतीश की बात तो कर सकते हैं, बीजेपी की भी बात कर सकते हैं और बात कर सकते हैं तेजस्वी यादव की भी, लेकिन यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो नैतिकता की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में नैतिकता नहीं होती है, और नैतिकता की बातें राजनीति में करें तो यह बेईमानी के सिवा कुछ नहीं होगा। वैसे अपने स्वार्थ के लिए लोग कई बार समझौता कर लेते हैं, आम जीवन में भी, जो राजनीति से हट करके होता है। बहुत सारी दवाओं में हम ऐसी चीज ग्रहण कर लेते हैं जो जीवन में छूना भी पसंद नहीं करते। ऐसा कभी हम अनजाने में कर लेते हैं, तो कभी हालात से समझौता कर लेते हैं। बीजेपी का भी नीतीश के साथ वर्तमान समझौता एक मिशन के तहत ही है, जैसे पीडीपी के साथ कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में बीजेपी ने बड़ा खेला किया था, तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बिहार में भी खेला होने वाला है। बिहार में जो खेला होना था वो हो चुका है, अब तो बस इस खेल के परिणाम को देखने की बारी है। बिहार का वर्तमान गठबंधन जो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने किया है, वह पिछले गठबंधन जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें सुशील मोदी जो नीतीश कुमार के चहेते थे, उन्हें जगह नहीं मिली है। और यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन बता रहा है कि बीजेपी इस बार बिहार को सुधारने और नीतीश को साधने का काम करेगी। नीतीश कुमार के साथ जो भी जुड़ेगा उन्हें साधने की ही फिराक में रहेगा, चाहे वह तेजस्वी यादव हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। नीतीश जी का ध्यान प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लगा था, जो अब संभव नहीं दिख रहा है, और जनता में इनकी छवि खराब है। धीरे धीरे इनके मतदाता बीजेपी और आरजेडी के पाले में जा चुके हैं।
लेकिन आज के दिन भी नीतीश इतने कमजोर नहीं हैं कि उन्हें नजरअंदाज किया जा सके। चाहे आरजेडी हो या बीजेपी, बिना नीतीश के कोई भी मनचाही सफलता नहीं पा सकता। नीतीश जी भले ही अपना खेल न बना पाए, लेकिन इतनी क्षमता अवश्य रखते हैं कि वह इन दो पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। पिछली विधानसभा में नीतीश को तीसरे और आरजेडी को पहले नंबर पर लाने का काम किया था चिराग पासवान ने। चिराग पासवान या जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करते तो नीतीश कुमार का इतना बुरा हाल भी नहीं होता। कोई भी शौक से नीतीश कुमार को अपनी छाती से नहीं लगाता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अगर मैं साफगोई से कहूं तो नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को तेजस्वी की राजनीति से अब डर लगने लगा था। तेजस्वी यादव लालू यादव को प्रयोग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि लालू यादव की छवि एक चारा चोर के रूप में थी। तेजस्वी यादव अपनी छवि खुद चमकाना चाहते थे राजनीति में, लेकिन उनकी यही चमक चुभने लगी थी नीतीश कुमार को। तेजस्वी ड्राइविंग सीट पर न बैठे हुए भी सरकार को ड्राइव कर रहे थे। नीतीश के मतों को पहले बीजेपी खा रही थी और अब तेजस्वी खाने लगे थे। तेजस्वी के साथ यदि नीतीश रहते तो तेजस्वी को फायदा बहुत होता, क्योंकि बिहार में जात के आधार पर वोट अभी भी पड़ते हैं। और इसी को साधने के लिए बीजेपी ने जो 2 डिप्यूटी सीएम नियुक्त किए हैं, उसमें भी जाति समीकरण को ध्यान में रखा गया है। अब उठता है कि नीतीश के साथ गठबंधन करने के बाद बीजेपी को मिलेगा क्या। तो नीतीश के साथ गठबंधन करने के बाद बीजेपी 38 से 40 सीटों पर नजर तो रख सकती है, और असली खेल लोकसभा चुनाव के बाद होगा। बिहार में सरकार बदलेगी और नीतीश कुमार हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में चले जाए और वहां पर अपने मन का पोर्टफोलियो ले। और संभावना तो यहां तक हो सकती है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाए। अन्यथा हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हों। क्यों कि इनका भी एक वजूद है, इनके वजूद को नकार नहीं सकता, चाहे आरजेडी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी भी इस बार अपने मूड में है कि वह जेडीयू की शर्तों पर समझौता नहीं करेगी। तो अगर लोकसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाता है, तो आप आश्चर्यचकित मत होना। नीतीश कुमार का अब एक ही अरमान है कि उन्हें हटाया ना जाए, बल्कि स्वतः हटने का मौका दिया जाए, और वो भी सम्मानजनक रूप से। बिहार में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 36 सीट मिलना लगभग कंफर्म है। यह जो आंकड़े पिछले चुनाव से मैं देख रहा था, उनके आधार पर मैं कह रहा हूं। किशनगंज की सीट पर कितना भी जोर लगा ले एनडीए, वह आरजेडी अलायंस के पास जाएगा ही जाएगा। वहां के जाति समीकरण ऐसे बता रहे हैं। अब कोई डमी उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो परिणाम चेंज भी हो सकता है। तो 36 सीटें कंफर्म है एनडीए की, और आरजेडी की एक सीट कंफर्म है जो कांग्रेस के हिस्से आती है। तो वहीं पर जहानाबाद पाटलिपुत्र सीट पर आरजेडी इस बार जीत सकती है, और कटिहार लोकसभा सीट जो है वहां पर जेडीयू की हालत पतली है। तो ऐसे में किया जा सकता है कि किशनगंज को छोड़ दे तो जहानाबाद, कटिहार और पाटलिपुत्र यदि जेडीयू के कोटे में आती है तो वही पुराने सांसद चुनाव लड़ते हैं, तो इन सीटों पर खतरा कायम है। अर्थात इस सिनेरियो में एनडीए की 36 सीट ही कंफर्म है, तो वहीं आरजेडी अलायंस की एक सीट। 3 सीट पर उम्मीदवार बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जैसा मैं कह रहा था कि जहानाबाद, कटिहार और पाटलिपुत्र। और यह आरजेडी के लिए नहीं, जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अब देखना है कि आगे कितने दांव पे चले जाते हैं बिहार की राजनीति में। फिलहाल मैं अपना दांव चलता हूं। जी हाँ, चलने का। तो आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और मित्रगणों में शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।